हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा फैमिली। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, यानी 100+ क्वेश्चन हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हिंदी में नज़र आ रहे हैं, इन सभी को मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी समझाने वाला हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बेफिक्र रहेगा, आप भी इस क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ पे आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, काफ़ी एंक्सियस फील करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो देखिए, आप ना जो भी कहीं से भी आपके पास जो भी सोर्सेस है वहाँ से आप क्वेश्चन लगाते रहिए। जैसे भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप क्वेश्चन लगाते रहो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में है आपको लगता है, क्योंकि अब आप सभी लोगों ने चीज़ें पढ़ ली होंगी। आपको लगता है यार कि मेरे सिलेबस के अंदर का है तो आप उसे कीजिए, सिलेबस के अंदर का नहीं है बस छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ आप लोगों को जब क्वेश्चन नहीं होते तो फिर आप डिमोरलाइज हो जाते हैं और वहाँ से आपका जो है प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाता है। यानी प्रेशर को कंट्रोल करना है, यानी आप अपने आप को जो है रिलैक्स फील कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं और क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और फिर आप उसके बाद डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो अपना मोटिवेशन फैक्टर है उसे बना के रखिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको बताना है इसमें ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडाइजेशन, से यहाँ पे मतलब है कि आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजेशन नहीं है। तो देखिए, भोजन का पाचन यानी डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, दहन मतलब बर्निंग, आप इसे देख सकते हैं। अवक्षेपण का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चंस जो आंसर्स है इसके आंसर्स नजर आ रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट कि आपका टाइम बच पाए। जिन लोगों को समझना है, जिनको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये जो आंसर्स हैं ये ऐसे क्यों हैं, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडाइजेशन से होता है, और ऑक्सीडाइजेशन का मतलब आप इससे ये समझ सकते हैं कि भाई जहाँ पे O2 कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करती है, यानी ऑक्सीजन जहाँ पे कंबाइन होती है। लेट्स सपोज मैंने रेस्पिरेशन की बात करी, श्वसन की मैंने बात की, तो श्वसन का मतलब ये होता है आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यानी C6H12O6, यही आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और इसमें जब ऑक्सीजन मिलेगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका CO2 पानी और इस टाइप से ATP का फॉर्मेशन होना है, यानी ऊर्जा का बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली, और इसी को क्या बोला जाता है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम कहते हैं ना, रेस्पिरेशन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एड अप होना है। तो यहाँ पे जो अवक्षेपण है, प्रेसिपिटेशन जिससे बोला जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है जैसे बेरियम सल्फेट हो जाता है, ये आपका वाटर में आपका डिजॉल्व नहीं होता है, पानी में ये घुलेगा नहीं, तो ये अवक्षेपण है, इसमें आपका जो है ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक के घोल से हमें सिल्वर नाइट्रेट मिलना है। नमक का घोल मतलब NaCl का कोई एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, NaCl है, इस NaCl में आप क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्सअप कर रहे हैं, AgNO3 जिसे हम बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपने इसे मिक्सअप किया, क्या मिला आपको यहाँ पे, इसमें मिल जाएगा आपको AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है, Ag ने Na को रिप्लेस कर दिया। देखो Ag की जगह अब आपके क्या आ गया है, Ag आ गया, और इस Ag की जगह पे अब आपका Na आ गया। इसको हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हम जिसे नाम देते हैं। क्लियर। इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और जो ये बेसिकली बन रहा है, ये आपका वाइट एक प्रिसिपेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड में इसे कह सकता हूँ, व्हाइट कलर का। तो ये जो है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया ना संयोजन है। विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा हूँ। ये एक न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचारण आप सभी लोग जानते हैं, कोरोसिव क्या होता है, कोरोसिव। ठीक, इसमें क्या होता है आपका भाई ऑक्सीजन का एडअप होता है। उपचयन का मतलब ये होता है आपका ऑक्सीडाइजेशन होना, और अपचयन का मतलब होता है आपका रिडक्शन होना। ठीक है, संयोजन कॉम्बिनेशन सभी लोग जानते हैं, अपक्षेपण प्रेसिपिटेशन मैंने भी जस्ट आपको बताया यहाँ पे। तो संचारण में होता क्या भैया, ऑक्सीजन आपकी एडअप होती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन मतलब आपका O2 का बेसिकली किसी में क्या होता है, अनुपात बढ़ रहा है ना, मतलब रेशियो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन आप उसमें बढ़ा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। देखिए भाई, दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ऑक्सीडेशन और एक होता है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में O2 आपकी एडअप होगी और रिडक्शन में आपकी O2 आपकी निकल जाएगी। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन में O2 आपकी एडअप होगी और हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा। रिडक्शन में हम कह सकते हैं कि O2 निकलेगा, या हम कहेंगे इसमें हाइड्रोजन आपकी एडअप हो जाती है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे यही जो है प्रोसेस जो होती है उपचयन को हम इसी को नाम देते हैं। बाकी देखिए, अपचयन मतलब ये तो रिडक्शन के मतलब है, ये तो भाई इसमें ऑक्सीजन हटेगी। उष्माशोषी जो हमारी प्रोसेस होती है, इसमें भी आपका जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसमें हीट अप करते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका हटेगा। ठीक है, तो जैसे CO बन गया यहाँ पे, और इसमें कुछ नया CO2 बन गया, मैंने गलत तो नहीं लिखा यहाँ पे, COO हाँ बन सकता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट में तो चीज़ें हट जाती है ना, एक दूसरे को डिस्प्लेस वो सारी चीज़ें कर लेती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप सभी लोग जैसे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको ये जो पेपर है ना, ये आपके NCERT के अकॉर्डिंग है। अगर आप इस पेपर में लगभग मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आपको कम से कम यहाँ पे 90% मार्क्स तो लेके आने ही आने चाहिए। अगर 90% नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत है।
अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है हमेशा साथ साथ होती हैं, संयोजन वियोजन यानी आपका कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन साथ हमें मतलब हमेशा इक्वल टाइम पे होता है, या फिर आपका क्या बोलूँगा मैं इसे प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट साथ साथ होता है, या फिर आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस होती है वो साथ होती है, या फिर आपका ऑक्सीकरण और अवकरण। ओके, अवकरण यहाँ पे आप समझ सकते हैं, रिडक्शन से आप इसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन और ये क्या साथ साथ होती है, आपको ये समझाना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे सही लगेगा उसका मैं कमेंट जो आंसर है उसे मैं पिन जरूर करूँगा। और यहाँ पे जो भी आप आंसर देने वाले हैं उसका आप एक्सप्लेनेशन भी जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोगों का प्रैक्टिस ही है, आप लोगों के लिए काम की सारी चीज़ें रहने वाली हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी लोग जानते हैं, NaOH का होल्टाइज है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये एक आपका बेसिक नेचर का यानी मैं कह सकता हूँ क्षारीय प्रकृति का है। इसको आपको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको मैं कहूँगा क्या करवाना है, इसका आपको कॉम्बिनेशन करवाना है। तो आपका क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, यानी ये बनेगा आपका NaCl बना रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। अब देखो हमेशा आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड बना यानी ये लवण है, यानी ये आपका क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, नहीं क्या बन रहा है इसमें, जल बनता है ना, H2 बन रहा है यानी पानी बन रहा है। कभी भी आपने देखा होगा बेस और जब वाटर नहीं सॉरी बेस एंड एसिड जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें एक सॉल्ट बनता है यानी लवण बनता है और पानी बनता है ना, यही चीज़ें होती हैं। जैसे सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों की एसिडिटी बन जाती है, ज़्यादा पकौड़े वकौड़े खा लेते हो या फिर ज़्यादा गोलगप्पे खा लेते हो किसी भी शादी में जाने के बाद, और फिर वहाँ पे क्या करते हो आप, एसिडिटी बन जाती है, कहते हो यार एसिडिटी मेरी बन रही है, फिर क्या करते हो आप, इनो पीते हो। ये इनो बेसिकली क्या होता है, ये आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो एसिडिटी बनी, एसिडिटी के ऊपर से आपने एक इनो पी लिया, तो फिर उस पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे हो जाती है। इट मीन्स जो आपकी एसिडिटी बन रही है वो खत्म हो जाती है, वो यही प्रोसेस होता है। क्योंकि एसिडिटी बन रही है वहाँ पे इनो एक बेसिक नेचर का होता है यानी क्षारीय प्रकृति का होता है, वो लवण और पानी बना देता है, मतलब वो जो आपका एसिडिक नेचर है उसे खत्म कर देगा, ठीक। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आप इसे बोलोगे भाई खत्म हो गया, मतलब जो उसका इफेक्ट है एसिड का वो खत्म हो गया। विघटन तो हो नहीं सकता है, विघटन मतलब आपका डिकम्पोजिशन से मैं मान सकता हूँ, ये कॉम्बिनेशन है, ये प्रेसिपिटेशन है, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें समझिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे, होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है अभिकारक, रिएक्टेंट हम जिसे बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, लेट सपोज, ऐसे मैं कुछ कहता हूँ, भले मैंने इनको बैलेंस अभी नहीं किया, मैं एक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाले हो जाएंगे इनको बोला जाता है रिएक्टेंट यानी अभिकारक हम जिसे नाम देते हैं, और जो ये वाले होते हैं इन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो ये इस तरफ दिखेंगे ना आपको, ये वाले इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो ये वाले होंगे इनको प्रोडक्ट बोला जाता है यानी इन्हें उत्पाद बोला जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन, मैंने अभी जस्ट बताया था, रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन का मतलब ही आपका क्या होता है, ये आपकी हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। श्वसन का मतलब ये नहीं कि बोलने लोगों यार कि मैं सांस ले रहा हूँ, या श्वसन का मतलब बोले यार मैं ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहा हूँ, ये नहीं होता श्वसन का मतलब। श्वसन का मतलब होता है आपका आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हो। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी हम कहेंगे इसे ये एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सभी लोग जानते हैं, श्वसन हो गया या फिर आपका जो भी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स होता है ये भी आपका एक क्या हो जाती है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहाँ पे आपकी हीट निकलती है, एनर्जी निकलेगी, ठीक है, ऊष्मा निकलेगी। तो आप जानते हैं कि श्वसन में भी आप जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे भी आपकी हीट निकलती है। ओके, अब देखिए प्रबल अम्ल की बात कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये दुर्बल क्षार यानी वीक बेस। तो इसमें आपका पीएच का मान क्या होगा, देखो दो चीज़ें आप जानते हैं, क्या जानते हैं आपने क्या देखा है भैया, एसिड हो यानी अम्ल हो प्लस आपके पास लवण हो, नहीं लवण नहीं सॉरी बेसिक बोलो इसे, क्षार बोलो इसे, हिंदी मीडियम वाले भी समझते रहिएगा। तो ये बनेगा लवण, लवण बोले तो साल्ट, और ये बनाएगा वाटर। ये बात सभी लोग जानते हैं भाई, ये तो बनना ही बनना है। लेकिन हमेशा ध्यान दो, जब भी एक आदमी स्ट्रांग हो गया यानी एक कमजोर आदमी एक बड़ा पावरफुल आदमी है ना, तो हमेशा कौन जीतता है, जो पावरफुल होता है यही जीतता है। तो यहाँ पे जो भी हमेशा स्ट्रांग होगा यानी अगर एसिड स्ट्रांग है तो जो लवण बनेगा ये भी आपका बनने वाला है, ये एसिडिक नेचर का होगा। अगर बेस स्ट्रांग है यानी क्षार स्ट्रांग है तो जो लवण बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्रांग लवण यानी क्षारीय प्रकृति का होगा या बेसिक नेचर का मैं उसे कह सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी कह रहा है ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है प्रबल अम्ल है, मतलब ये स्ट्रांग एसिड है। तो भाई इस समय स्ट्रांग एसिड है, इन दोनों की लड़ाई करवा दो, लड़ाई करने के बाद आपका जो जीतेगा मतलब जो सॉल्ट बनेगा ये आपका कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, मतलब एसिडिक लवण होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा।
तो अब एसिड आ गया, तो एसिड का मतलब 7 से नीचे कम इसका पीएच वैल्यू होना चाहिए, 7 से कम। इसी में थोड़ा चेंज कर दो। अगर आपके पास ये जो बेसिक होता, मतलब हम कहते हैं क्षार, अगर स्ट्रॉन्ग क्षार होता तो फिर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये 7 से ज़्यादा उसकी जो है पीएच वैल्यू हो जाती। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मिलता है, तो भाई जब भी बेसिक कोई चीज़ें होती हैं, क्षारक जो होते हैं, अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या मिलता है भाई, OH आयन मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम, कुछ भी कर लो इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लो इसे, कुछ भी इस टाइप से कुछ कर लो, क्योंकि इसमें OH है, तो पानी में घोलोगे तो ये आपके OH आयन देते हैं। अगर आपके पास एसिड है, एसिड जैसे मैंने कहा HCl, भाई HCl कह दिया मैंने, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, कुछ भी कर दो, तो इसमें HH आ रहा है, तो ये क्या देते हैं, जब इनके पानी में डाल दोगे तो ये फिर आपको H+ आयन देते हैं, यानी H+, ये OH आयन देंगे। क्लियर, तो इसमें आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस समय यहाँ पे OH आयन देंगे। अगर इसकी प्लेस पे यानी एसिड होता, यानी अम्ल होता, तो फिर आपको ये H आयन देते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू वगैरह में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। क्लियर, तो इतनी 2-3 चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये बताना है आपको कि भाई अम्ल यानी कोई एसिड है, एक परमाणु मतलब कोई सिंगल एटम है, किसी धातु से क्रिया करता है, यानी कोई एसिड है वो आपका मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। भाई जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हमेशा ध्यान लो हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी ही होनी है। एसिड मेटल से जब रिएक्ट करेगा तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है, ये आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पे फिर वो कुछ भी बनाए, ठीक, लेकिन हमेशा यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको ये याद रखना है कि भाई जब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल नॉन मेटल में आपको मिलेंगे ये, तो उन्हें जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे। अब देखिए कोई चीज़ खट्टी है, सोर नेचर की है, खट्टी है भाई कोई चीज़, और वो क्या कर रहा है, नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, एसिड ही तो बोलोगे। और अगर ये रेड को ब्लू करता तो फिर ये क्या हो जाता आपका, फिर आपका लवण हो, सॉरी कहाँ गया, क्षारक हो, क्षारक बोलते हैं इसे, है ना। और देखो हर एक क्षारक जो होता है ना, वो आपके पानी में यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो जो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, हर एक क्षारक डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है उसे हम क्षार बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, है ना। या भस्म, कुछ इस टाइप से नाम देते हैं, या फिर इनको एल्कलाइन बोला जाता है इंग्लिश में। क्लियर, तो हो सकती है, देखो हो सकती है मेरे से कुछ चीज़ें ना आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बताना होता है तो कुछ चीज़ें कभी रह जाती है, ठीक है। तो माइंड मत कीजिएगा उस चीज़ को। आपको इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अगर आपकी मर्जी हो तो जरूर कीजिएगा। बाकी देखिए अभी मैं जस्ट आपको यही बता रहा था कि भाई जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी आपका क्षारीय प्रकृति की कोई चीज़ होती है ना, यानी बेसिक नेचर की कोई चीज़ है, तो हर एक बेसिक चीज़ आपकी पानी में डालोगे इसे तो पानी में ये डिजॉल्व नहीं होती है। लेकिन कोई क्षार यानी बेसिक नेचर का कोई है और पानी में डिजॉल्व हो जाता है पूरा, तो फिर बोलोगे भाई ये मेरा क्या है, क्षार है। मतलब क्षारक, क्षारक मतलब बेसिक नेचर की कोई चीज़ पानी में डिजॉल्व हो गई तो इससे बोला जाता है क्षार। क्लियर है, इतनी चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एल्कलाइन नेचर, एल्कलाई बेसिकली हम जिसे नाम देते हैं, ठीक है। 15 देखिए, प्रबल अम्ल कौन सा होता है। अब देखो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगेन मैं वही सारी चीज़ें आपसे कह रहा हूँ, आपके सारी ये एनसीईआरटी के अंदर से हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। जितने लोग सक्षम अकादमी की प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, शायद उन लोगों ने ये क्वेश्चन, मतलब डिट्टो तो क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं। अब देखो प्रबल अम्ल, जितना देखो एक चीज़ ध्यान दो, जब भी ये पीएच स्केल है ना, इधर 14 हो गया, लेट्स सपोज इधर 0 हो गया, जितनी कोई चीज़ 14 के पास होगी उसको बोलोगे आप ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो ये मेरा प्रबल क्षार हो जाएगा जो 14 के पास होगा। जितना कोई चीज़ 0 के पास होगी तो आप बोलोगे वो मेरी एसिडिक नेचर की होगी। जैसे एक लेट्स सपोज हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा 4, 5 ले लो। आप जानते हैं भाई 3 और 5 7 से नीचे हैं, तो दोनों तो हैं ये एसिडिक नेचर के। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई इसमें वीक एसिड कौन है, वीक एसिड, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक वीक एसिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, कि भैया एक बताना है आपको कमजोर अम्ल, एक बताना है आपको प्रबल अम्ल, तो कौन हो जाएगा। तो जो प्रबल है मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब जो आदमी को ज़्यादा इफेक्ट करे, जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो जो 0 के पास में होगा, यानी 0 के पास में कौन है 3, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
ये जो 5 वाला है ये आपका वीक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 छोड़ दूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो फिर 5 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा एज कम्पेयर टू 6 के। फिर 6 आपका कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। नहीं, हाँ वीक बोलूंगा इसे। और लेट सपोज मैंने कहा बेसिक नेचर की मैं बात करता हूँ, लेट सपोज आपके पास एक 10 है और एक 12 है। देखो 7 से ऊपर चला गया, 14 के पास कौन है, ये है 12, तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरा कैसा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी एक प्रबल क्षार है। 10 को मैं बोलूंगा भाई ये मेरा वीक बेस हो गया। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। ये इट डिपेंड्स कि आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। लिटमस रंजक, तो भाई लिटमस जो पेपर होता है, लिटमस पेपर वो आपका वाइटल कलर का होता है। ठीक, तो यहाँ पे बैंगनी रंग का होता है, किससे निकाला जाता है, एक लाइकेन पौधा सभी जानते होंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन जो बनाता है बेसिकली एल्गी और फंगस से, ये एक पौधा होता है। किस आपका ग्रुप का ये एलिमेंट है, एलिमेंट सॉरी आपका क्या कहूँगा मैं इसे, प्लांट, ये होता है थैलोफाइटा। ये 3 क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। क्या, पहले तो ये पूछेगा भाई लिटमस रंजक जो है, वो लिटमस पेपर है भाई वो किस कलर का होता है, भाई ये बैंगनी कलर का होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है कि ठीक है भाई किससे निकाला जाता है, ये तो भाई लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन लाइकेन ठीक है पौधों से निकाला जाता है, प्लांट है, लेकिन ये कौन से ग्रुप का है, तो ये भाई थैलाफाइटा ग्रुप का पौधा है। तो थैलाफाइटा के अंदर बहुत सारे आपके आ जाते हैं कौन से प्लांट्स, तो इसे ध्यान रखिएगा। बुझा चूना, बुझा चूने को क्या बोला जाता है भाई, क्विक लाइम और स्लैग लाइम इसे बोला जाएगा बुझे चूने को। और स्लैग लाइम की बात कर रहे हैं तो इसको क्लोरीन से आपको रिएक्शन करवाना है। इसको CaOH का होल्ड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे आपको क्लोरीन, ये जब रिएक्शन कराओगे तो COOCl2 मिलेगा आपको। ठीक है, इसी को बोला जाता है बच्चा विरंजक चूर्ण इसे बोला जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर हम इसे नाम दे सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। हल्दी लिटमस पेपर, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये प्राकृतिक सूचक है, यानी हम कहेंगे ये नेचुरल एक इंडिकेटर होता है। किस चीज़ के लिए, ये नेचुरल इंडिकेटर है हमारा एसिड बेस वगैरह को ध्यान, एसिड बेस के लिए, या फिर कुछ आपके पास जेरोनियम हो गया, आपके पास और भी कुछ हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर, कुछ जो हमारे प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं पिटूनिया टाइप में, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, नेचुरल है। मतलब नेचुरली आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एसिड बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और एक फिनालिफ्थिन हो गया, फिनालिफ्थिन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने लैब में तैयार की हुई हैं, क्योंकि ये भी एसिड बेस को बता सकते हैं कि भाई कोई चीज़ एसिडिक नेचर की है, बेसिक नेचर की है। लेकिन हाँ बात ये है कि ये लैब में बनाए हुए हैं, लेकिन ये तो नेचुरली है भाई, हल्दी तो किसी ने बनाई नहीं है लैब में। या फिर इस टाइप से ये फूल जो है पिटूनिया के, जो मैं कह रहा हूँ फ्लावर्स जो हैं, ये आपने लैब में तो नहीं बनाए। तो ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NCERT के अंदर से सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, आप लोगों को ये आनी चाहिए। अपच, अपच मतलब जब डाइजेशन नहीं है, इनडाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। जब इनडाइजेशन हो गई तो फिर हम क्या लेते हैं भाई, एंटी एसिड लेते हैं। वही मैं बता रहा हूँ ना, जब आपका एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाती है तो एसिडिटी के ऊपर आप एंटी एसिड यूज़ करते हो। एंटी एसिड मतलब वही बेसिक नेचर, इसी को बोला जाता है एंटासिड बोला जाता है। ये आपके ना NCERT के अंदर का क्वेश्चन है, लास्ट में देखिएगा, ध्यान देना इन सारी क्वेश्चंस को। ऑक्सीकरण बताना है आपको भाई, ऑक्सीकरण कौन नहीं है, तो ऑक्सीकरण वही है भैया, ऑक्सीजन किसमें एडअप नहीं हो रही है, यही ऑक्सीडाइजेशन से मतलब है यहाँ पे। तो दहन ऑक्सीजन भाई Ca है प्लस O2, ऑक्सीजन ऐड हुई इसमें। भोजन का पचना डाइजेशन में भी होता है, श्वसन में भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अरे भाई नहीं है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ही है ये। भोजन का पचना, डाइजेशन हो रहा है, हीट निकलती है वहाँ से, क्या निकलती है वहाँ से, हीट निकलती है। यहाँ पे प्रोटीन अमाइनो एसिड ये बनते हैं, तो जहाँ पे कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं, हीट निकलती है, उसी को बोला जाता है एक्सोथर्मिक, यानी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ये अवक्षेपण नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन की ये बात कर रहा है, ये नहीं होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। प्राकृतिक गैस दहन किस प्रकार का, भाई उष्माक्षेपीय, C+O2, मैंने ये कहा ना C+O2, ये फिर यहाँ पे आपके एनर्जी निकलेगी, हीट कुछ निकलेगा, तो ये उष्माक्षेपीय यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इसे कहते हैं। क्लियर है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करना है भाई, कॉपर चूर्ण है, कॉपर चूर्ण बोले तो कॉपर है, चूर्ण है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। ये आपका काला कलर का होता है, इसको कॉपर ऑक्साइड भी लेयर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी आप कभी इसे कह सकते हैं। तो इससे काली जो लेयर होती है ये जम जाती है। साग सब्जियों के विघटन से क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि भाई साग सब्जियों का विघटन से उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक ये प्रोसेस होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम OH का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो pH वैल्यू होती है 14 है, आपकी NCERT में क्लियरली मेंशन है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखो, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रखो, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उदासीन आप जानते हैं न्यूट्रल, भाई जब कोई चीज़ न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, तो उसका pH क्या होता है, 7 होता है, ये सभी लोग जानते हैं, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। दांत का मसूड़ा, ठीक है, गम्स जो होते हैं आपके, वो किस मटेरियल के बने होते हैं, तो आप जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, ये याद रखिएगा। और हड्डी की बात करेगा तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं कैल्शियम
फास्फोरस। हड्डियों में पूछा जाएगा ना, हड्डियों में तो कैल्शियम फास्फोरस। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा दांत का सबसे कठोर भाग, तो फिर आपका इनेमल हो जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। इमली में कौन सा होता है भाई? टार्ट्रिक होता है। जो टार्ट्रिक होता है इमली में एसिड, और मेथेनोइक एसिड किस में होता है? आपका चींटी वगैरह का जो डंक मार दे है ना, उसके स्टिंग में होता है, वो मेथेनोइक एसिड हो जाता है। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं कि हमारा क्रैम्प में जब हमारी जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन का हमारा कमी आ जाती है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो हमारी जो मसल्स में है, मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो फिर दर्द वर्द होना स्टार्ट हो जाए। आपने देखा होगा जब आप बहुत हैवी वर्क कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे इस टाइप से एसिड हमारा जो है स्टोर हो जाता है, दर्द करने लगता है। ऑक्जेलिक एसिड आप जानते हैं ये हमारे टमाटर के अंदर होता है, तो याद रखना भाई ये सारी चीज़ें। उपचयन अभिचयन अभिक्रिया। ठीक, तो इसका मतलब हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया, मतलब आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेडॉक्स। रेडॉक्स बोले तो जहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है। इसकी अच्छी खासी एक आपके पास एनसीईआरटी में एक आपको मैं कह सकता हूँ कि एक प्रोसेस है। जैसे चलिए इसको भी करवा देता हूँ। जैसे CuO हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, इसके साथ आप यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जब ये मतलब आप कंबाइन जब इसे करवाते हो तो ये बनता है कॉपर, और ये बन जाता है आपका H2O। अब देखो यहाँ पे ये CuO है, इस CuO से O हटी, CuO से O हटी, तो ये CuO से O हट गई, तो यहाँ पे क्या वो CO बचा, तो मैं बोलूँगा इसमें भाई मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन बोले तो ये मेरा यहाँ पे अपचयन हुआ है, और मैंने यही बोला है अपचयन का मतलब होता है आपका, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का हट जाना, रिडक्शन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो यहाँ H2 था, इस H2 में आपका यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो गई, पहले सिंपल H2 था, यहाँ पे अब ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो मैं इसको बोलूँगा मेरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कह सकता हूँ मैं यहाँ पे उपचयन हुआ है। ऑक्सीडेशन बोलो इसे, उपचयन बोलो। तो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड अप हो रही है, ऑक्सीजन भी निकल भी रही है, ऐड अप भी हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब अगेन वही है, दानेदार जिंक की बात करा, यानी जस्ता, यानी जिंक बोला जब आप HCl के साथ मिलाओगे, हमेशा मैंने आपको क्या है मेटल, और जब आप एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है, और शायद जो लोग पेपर देते होंगे, जिन्होंने काफ़ी पेपर दिए भी होंगे, वो लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ वाकई में ये जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सूर्य के प्रकाश देखो CO2। अब देखो भैया अगर फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे आपका CO2 और आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, है ना। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल प्रोसेस। याद रखना इसे, फोटोकेमिकल प्रोसेस हम इसे नाम देते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है भैया? जो रिएक्शन होता है इनका थोड़ा कम होता है, या फिर जो इनकी रिएक्टिविटी होती है हाई होती है, या फिर इक्वल रिएक्टिविटी होती है, या फिर कुछ और। तो आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गलत लिख दिया मैंने, का मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे जिंक और कॉपर, देखो यहाँ पे तो जिंक कहाँ पे आपका, ये जिंक हो गया। कॉपर कहाँ पे है आपका? कॉपर तो अभी आया ही नहीं, कॉपर तो अभी आया ही नहीं। लेकिन जो लेड होता है ना, लेड यहाँ लास्ट होता है, PV इधर होता है लेड। तो यहाँ पे ये जो जिंक और कॉपर होता है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपर कहीं छोड़ दिया, लेड सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये ऊपर आ जाती हैं, बाकी जो लेड होता है नीचे होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो ये जिंक और कॉपर होता है, लेड मतलब PV की बात कर रहा हूँ, जिंक Zn की बात कर रहा हूँ, कॉपर CU की बात कर रहा हूँ, ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये वाले ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। जितनी नीचे चीज़ें आती हैं, लेड हो गया आपका, Ag हो गया आपका, Au हो गया, यानी गोल्ड वगैरह होता है, ये लेस रिएक्टिव होती हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। किण्वन आपका रासायनिक परिवर्तन है, जो अंगूर का जो फर्मेंटेशन होता है, इसे बोला जाता है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मतलब जिससे कोई नई चीज़ बनाई जाती है और वो फिर आप दोबारा उससे अंगूर नहीं मिल सकते हैं, उसी को बोला जाता है केमिकल प्रोसेस। भौतिक में जैसे आपका पानी है, पानी से आपका बन गया आपका आइस बन जाती है, आइस से दोबारा पानी मिल सकता है, तो आप इसे कह सकते हैं मेरी केमिकल प्रोसेस है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैग्नीशियम और रिबन का दहन होने से एक श्वेत, एक ये भी ध्यान रखिएगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये Mg प्लस ऑक्सीजन एडअप होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और इसको जलने से क्या बनता है आपका एक श्वेत चमकदार, ये वाली जो होती है श्वेत चमकदार, इसमें लौ उत्सर्जित होती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपने अक्सर जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, CH3COH, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना। एसिटिक अम्ल का 2 से 3% इसी को बोला जाता है आपका सिरका, 2 से 3% उसमें होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी लोग जानते हैं। विजातीय यौगिक कौन है? विजातीय मतलब जो सबसे अलग है। खड़िया, संगमरमर, ये तीनों एक उसके बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जबकि आप जानते होंगे CSO4.2 ये आपका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये आपका सारे चूने बोल सकते हैं, हमें CO से बनाए जा सकते हैं ये, लेकिन ये आपका अलग ही चीज़ होता है, इसमें सल्फेट आ जाता है। नींबू का रस देखिए यहाँ पे pH लगभग 2.2 होता है नींबू के pH जो वैल्यू होती है, तो pH वैल्यू भी आप सभी को पता होनी चाहिए। मधुमक्खी के डंक मारने से किस पदार्थ से उपचार किया जाता है? तो भाई बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसे लिख सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ओके ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब भी एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं सॉल्ट, और ये बना देता है पानी, वाटर बना देता है। तो देखो यहाँ पे जो मधुमक्खी का डंक मारता है तो इसमें मेथेनोइक एसिड होता है, ये भी सभी ने जानते हैं, या फॉर्मिक एसिड भी आप इसे बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब इसका जो इफेक्ट है खत्म करना है, उसे काट दिया, एसिड छोड़ दिया, उसके इफेक्ट को खत्म करना है, तो यहाँ पे आपको बेस लगाना पड़ेगा। तो इसको रगड़ो, इसे क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। मुंह साफ करने के लिए हम क्षारीय दंत मंजन यूज करते हैं, क्यों करते होंगे भाई? बेसिक नेचर का जो वो होता है टूथपेस्ट होता है भाई, आप जानते हैं अगेन वही बात, एसिड प्लस बेस जब जब मिलेंगे तो फिर आपका क्या बनाएंगे? ये सॉल्ट बनाएंगे, यानी लवण बनाएंगे और पानी बनाएंगे। अब जब आपके खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद कुछ जो गंदगी होती है आपके जो है दांतों के अंदर रह जाती है, वहाँ पे क्या होता है? जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे एसिड फॉर्म होना स्टार्ट होता है। अब इसी एसिड से जो है आपके जो टीथ हैं वो आपके डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होते हैं, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ये खराब ना हो, ये एसिड ना बने, ये एसिड बन भी गया है, इस एसिड के ऊपर हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट करते हैं। वो हमारा जो होता है वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि बेसिक नेचर का नहीं होगा तब तक सॉल्ट और पानी नहीं बनाएगा और हमारे दांत बच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुचालक कौन है भाई? तो यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है यहाँ पे? तो ग्रेफाइट करता है, सभी लोग जानते हैं। ये क्या होता है आपका? हीरा तो नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ओके ठीक है। तो ये देखो कॉपर और सल्फर तो भाई आपके उसमें आ गया आपका, किसमें? 16। सल्फर तो होता नहीं है, ये भी आपकी अधातु यानी नॉन मेटल है। ये कॉपर तो आपका मेटल हो गया, हीरा आपका नॉन मेटल है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अप्रूव बोला जाता है ना हीरे को। ग्रेफाइट आपका ये कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, कार्बन के एलोट्रॉप वगैरह ग्रेफाइट। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 जो पेयर होते हैं ये बॉन्ड बना लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन छूट जाता है और यही जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ध्यान रखना, अधातु की जब भी बात करेगा, नॉन मेटल की बात करेगा, तो ग्रेफाइट इसका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। और ये भी एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल बोले तो आप क्या जानते हैं? आप यही जानते हैं ना भाई, जो हमारा मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यही लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारा हीरा ग्रेफाइट बोलूंगा मैं इसे, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, तो ये आपका नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर? अब आपको बताना धातु से कौन से चाकू को काटा जा सकता है, यानी कौन सा ऐसा मेटल है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। तो भाई देखो आपका सोडियम हो गया, इसको आप कर लो, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम को भी आप इसे काट सकते हैं चाकू से। मतलब जैसे साबुन होता है ना, साबुन बहुत मुलायम होता है, साबुन को जैसे चाकू से काट सकते हो ना, तो इसमें आपका पोटेशियम ही तो होता है। तो इसी टाइप से जो ये 3 मेटल्स जो होते हैं आप इन्हें ईजिली क्या कर सकते हैं? चाकू से आप इन्हें काट सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन है, मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। जस्ते का अयस्क बताना है आपको, जिंक अयस्क सभी जानते हैं, और तो और है, ये जिंक ब्लेड है, इसे भी ध्यान रखना और इसे आंसर टिक करना। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन जब भी करवाते हैं तो इससे क्या बनता है? तो देखो भाई एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन मतलब जो AlO2, मैं एल्यूमिनियम ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एल्यूमिना में ऑक्सीजन को मैं एड अप ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। इसका विद्युत अपघटन कराना यानी इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली आप इसका करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से क्या होता है आपका? मतलब इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं, पानी में आपको क्या कहूँगा मैं इसे, इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, फिर ये इसका क्या होता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये Al2 और आपका O2 में Al2 नहीं सॉरी Al। अब मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे निकल जाएगी, ये ऑक्सीजन आपका अलग हो जाता है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस्पात में कितना % कार्बन होता है? याद रखना भाई, इस्पात कठोर बनाने के लिए उसमें 2% कार्बन हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातु अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आप जानते हैं यही जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये वाला आपको याद रखना है। ये वाले जितनी भी चीज़ें ना, आयरन, ये सारी जो चीज़ें हैं, और नीचे नीचे आपका क्या आ जाता है? आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारा नीचे आ जाएगा, मरकरी वगैरह। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो धातु है ना, ये वाली, ये जैसे पोटेशियम और सोडियम होता है, ये तो आपके ठंडे पानी से रिएक्ट करती है, यानी कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट कर जाती हैं। कैल्शियम जो होती है ये ठंडे पानी से रिएक्ट करती है, लेकिन इसका जो रिएक्टिव रेट होता है बहुत कम होता है, मतलब बहुत आराम से रिएक्ट करती है, क्योंकि इस वाले केस में आपका हीट भी निकलती है।
लेकिन इस वाले केस में आपकी हीट नहीं निकलती। मैग्नीशियम आपका ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, ये आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। लेकिन आयरन और आयरन के साथ जिंक, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, जो ये वाली चीज़ें होती हैं ये आपकी हॉट वाटर से रिएक्ट कर, हॉट वाटर बोलूँगा नहीं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपका रिएक्ट करता है, बाकी जो नीचे वाली होती हैं ये आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो देखो लोहा, पोटेशियम, एल्यूमिनियम ये तो आपका वाटर से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये सोना जो होता है ना ये आपका वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो होप्स हो कि आपको इतनी चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। कैल्शियम, कैल्शियम जब आप पानी में डालते हो तो तैरना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यही रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये बताया था। ये वाला जो कैल्शियम होता है, देखो ये तो आपका ठंडे वाटर से, कोल्ड वाटर से आपका रिएक्ट करेगा, लेकिन कैल्शियम आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है लेकिन बहुत कम। यहाँ पे बेसिकली ये इतना जल्दी रिएक्ट करता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस आती है ना ये इसको बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, निकलेगी जब कैल्शियम के साथ आपका जो वाटर है वो रिएक्ट करेगा, पानी रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ, तो ये इसके साथ चिपक जाता है। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठेंगे और कैल्शियम इसके साथ चिपक जाती है, ठीक है। तो ये तैरने लगेगा बेसिकली इसमें। मैग्नीशियम के केस में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फिर आपका जल नहीं बोलेंगे हम उसे, उसको हॉट वाटर बोलेंगे हम। कभी हॉट वाटर आ गया ना तो फिर उसके लिए मैग्नीशियम उसका आंसर हो सकता है। तो होप्स हो कि आपको इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे समय कैल्शियम आंसर हो जाता है। क्वेश्चन, एक धातु के तार को आप बहुत लंबा बना सकते हैं ना। कोई एक धातु का तार लिया, मेटल लिया आपने, उस मेटल को आप खींच के बहुत लंबा बना सकते हो। जैसे आपका किसके केस में होता है, 1 ग्राम को आप 2 किलोमीटर तक बना सकते हैं। किसका, जो आपका गोल्ड होता है, सोने का जो है, आप उसको बहुत लंबा खींच सकते हैं, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर बना सकते हैं, जितना मुझे ध्यान है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको बोला जाता है तन्यता, यानी डक्टिलिटी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी, अगाध वर्धनता होता है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पीट कर उससे उसकी चादरें बना देना। चादरें मतलब उसको चादर समझते हैं ना, क्या बोलूँगा, उसको फैला देना, कि एक इट मीन्स आप कह सकते हैं इसे। तन्यता भी आप समझ सकते होंगे। डक्टिलिटी मतलब किसी चीज़ को खींचकर बहुत लंबा बना देना, तो डक्टिलिटी बोला जाता है इसे। तो इसे ध्यान रखना आप। इनमें से कौन सी अधातु जो है वो चमकीली होती है। तो अब देखो यहाँ पे अधातु की बात कर रहे हैं ना, अधातु 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 चमकीली है, तो ब्रोमीन नहीं होगा, आयोडीन आप इसका आंसर करेंगे। क्लियर। तो ब्रोमीन आपकी एक ऐसी नॉन मेटल है, ऐसी अधातु है जो आपकी क्या होती है, नॉन मेटल है, लेकिन आपकी जो है रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। ये आप याद रख सकते हैं। मेटल के लिए बात करेंगे कि भाई कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, तो फिर वो आपके लिए वो मरकरी उसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आता है आपका, सीजियम और गैलियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो आपके अबव रूम टेम्परेचर, यानी जैसे रूम टेम्परेचर से ऊपर गए, मतलब नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं। अब देखो ये अलग अलग वैरी मिलेगा आपको, कहीं 22 डिग्री मिलेगा, कहीं 25 मिलेगा, ऐसा मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 28 डिग्री आप इसे मान सकते हैं। तो जब जैसे ये 28 डिग्री से ऊपर गया तो ये जो आपके मेटल्स हैं ये आपके लिक्विड की फॉर्म में आ सकते हैं। क्लियर। तो ये 2-4 चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी कि भाई रूम टेम्परेचर से ऊपर गया तो कौन आपका लिक्विड फॉर्म में जाता है या उससे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्योंकि धातु में क्या होती है भाई, जो मेटल है मेटल में खाना बनाते हैं, नॉन मेटल में तो नहीं बनाते हैं। आप जानते हैं कि भाई जो मेटल होता है वो आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, हीट का कुछ सुचालक होता है, यानी कंडक्टिविटी ऑफ हीट होता है, इसलिए तो हम इसे यूज़ करते हैं। अगर कंडक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे इतनी चीज़ जो है आप ध्यान रख सकते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम। देखो सोना, सिल्वर, लेड, तो Au हो गया, Ag हो गया, Pb हो गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज जब आप पढ़ते हैं तो ये यहाँ नीचे आते हैं, तो ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। कैल्शियम, ये के, देखो कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये ऊपर ऊपर की जो यहाँ पे जो मेटल्स हैं ये आपके रिएक्शन करते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी सभी को। आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बंध जिसे बोला जाता है, इनका जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट होता है भाई ये बहुत हाई होता है। देखो Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ये ही आपका एक आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब जिसमें एक लेगा कोई इलेक्ट्रॉन, एक देगा, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, तो इसी को बोला जाता है आपके आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे जो होते हैं इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत हाई होते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आपके क्या होते हैं, एडअप जुड़े हुए होते हैं, मतलब बॉन्ड बना लेते हैं, तो भाई इनको इजीली आप क्या नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अरे दो लोग आपस में मिल जाएं तो तीसरा उनके बीच नहीं आ सकता है, इसलिए प्यार प्रेम हमेशा बनाए रखिए। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कौन सा जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो मरकरी, Hg आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। धातु किसको केरोसिन में डुबा के रखा जा सकता है, तो सोडियम हो सकता है और पोटेशियम, ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनको आप जो है केरोसिन में, तेल में डुबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी निकलती है कि ये जला सकती है, तो इसको जलाने से बचाने के लिए हम इसको केरोसिन के तेल में डुबा के रख सकते हैं। तो मेरा टारगेट था यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करवाने का, लेकिन 100 क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि
ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपके लिए जो है ये मैं कंटिन्यूसली रखूँगा इसको, कम से कम 200 क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर करवाने वाला हूँ, रेगुलर करवाऊंगा ये सारी चीज़ें। बाकी जितने भी आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग अपने रिवाइज करते रहें, और जहाँ से भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, डिमोलाइज मत होइए। जितना आ रहा है करिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ आपका क्या होगा, जो चीज़ें आपको आती भी हैं आप उन्हें भी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को कुछ भी मिला होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।